हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चे सप्लाई फंक्शन या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। देखो बच्चों, जो आप सभी को पता है हम लोगों ने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े थे। डिटर्मिनेंट्स मतलब बच्चे एक कंपोनेंट्स जो सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको उसके साथ में चलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि द फंक्शनल रिलेशनशिप, कहता है कि जो सप्लाई फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, कि जो उसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहता है कि जो वैसे तो बच्चे जो सप्लाई होती है कमोडिटी की वो डिपेंड करती है मेनली उसके खुद के प्राइस के ऊपर। आप सभी को पता है किसी कमोडिटी का प्राइस अगर राइज करेगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस उसका डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब खुद का प्राइस इफेक्ट करता है। ठीक है, सप्लाई को चलाने के लिए। लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो जिनको हम अदर डिटर्मिनेंट्स कहते हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चे? जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो उस जैसी कोई अलग वस्तु है उसका प्राइस भी, जो नंबर ऑफ फर्म्स है मार्केट में वो भी, कोई गोल ऑफ द फर्म, या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइस भी, जो टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है वो भी किसी वस्तु की सप्लाई को इफेक्ट करती है, जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन है या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी एक कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमारा फंक्शन होगा एक मैथमेटिकल नोटेशंस है, आप उसको देख लेना। कहता है एस एक्स, एक्स है हमारे बच्चे क्या? वो गुड्स। ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्स, जो हमारी गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एक्स इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, एन डिनोट्स फॉर, कहता है कि जो हमारा एन है वो नंबर ऑफ फर्म्स, जी जो हमारा जी है बच्चे वो कहता है गोल ऑफ फर्म, पी एफ कहता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और टी हमारा क्या भी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास, ई एक्स हमारा जो बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस है बच्चे। ठीक है, कि भविष्य में किस अकॉर्डिंग ग्रो करना चाहता है या ग्रो नहीं करना चाहता। ठीक है, और जी पे हमारी क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सभी के टोटल फंक्शंस। ठीक है, किसी कमोडिटी की सप्लाई को वो इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारी मैथमेटिकल नोटेशन थी एक सप्लाई फंक्शन की। आओ इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है कि किसी जो खुद का प्राइस है वो तो अफेक्ट करता ही करता है, इसके बारे में हम सब जानते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसका? जो प्राइस होता है कमोडिटी का और क्वांटिटी सप्लाइड के साथ। लेकिन जो अदर फैक्टर्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो बच्चे, रिलेटेड गुड्स का प्राइस कहता है सप्लाई ऑफ ए गुड्स डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कंसिडर अ फर्म सेलिंग टी, इफ अ प्राइस ऑफ कॉफी राइज इन द मार्केट द firm will willing to sell less tea at existing price rate. The same quantity of tea will be sold only at higher price. कहता है बच्चे, क्या हम लोग एक टी का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लो कि मार्केट के अंदर कॉफ़ी के प्राइस राइज कर जाते हैं। ठीक है, कॉफ़ी के प्राइस राइज कर जाते हैं तो फर्म क्या करेगी? फर्म जो चाय, अगर देखो एक फर्म है जो चाय भी बनाती है, चाय भी बेचती है और कॉफ़ी भी बेचती है। अगर मार्केट में देखो, आप सभी को पता है टी और कॉफ़ी दोनों क्या एक दूसरे की रिलेटेड गुड्स हैं या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर टी के प्राइस कम होते हैं बच्चे या फिर कॉफ़ी के प्राइस राइज करते हैं तो कंज्यूमर कॉफ़ी की सप्लाई को ज़्यादा कर लेंगे और टी की सप्लाई को वो कम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो दूसरे के प्राइस में जो डाउनफॉल हुआ है वो खुद के प्राइस को इफेक्ट करता है, खुद की जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसको इफेक्ट करता है। आगे कहता है नंबर ऑफ द फर्म इन द इंडस्ट्री। अगर मार्केट में जो फर्म्स हैं उनकी नंबर लगातार उनके नंबर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो मतलब मार्केट में सप्लाई इंक्रीज होती है और उससे क्या होगा? अगर सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी, एक तो बच्चे किसी वस्तु को बनाने के लिए एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी मोनोपोली है, लेकिन अब मोनोपोली होने के कारण वो मनमर्जी के प्राइस चार्ज कर सकता है। लेकिन अब और फैक्ट्री मार्केट में आ गई हैं और फर्म्स आ गई हैं मार्केट में, वो भी सेम प्रोडक्ट बनाने लग गई हैं, उसके कारण क्या हो, उसका कंपटीशन बढ़ गया वहाँ पे। तो गुड्स के प्राइस कम हो सकते हैं, तो उन कम प्राइस पे वो क्या करेगा? वो सप्लाई को कम कंट्रोल कर लेगा ताकि उसको लॉस ना हो। ठीक है, आगे कहता है वो कि फर्म का गोल कैसा है। कहता है इफ द गोल ऑफ द फर्म इज मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, अगर फर्म का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी ऑफर्ड एट हायर प्राइस।
तो वो क्या करेगा कि जब भी प्राइस ज़्यादा होंगे उस टाइम पर वो ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करना चाहेगा अपने मैक्सिमाइजिंग के प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर फर्म का गोल है सेल को मैक्सिमाइज करना, याद रखना बच्चे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का गोल अलग होता है और सेल को मैक्सिमाइज करने का गोल अलग होता है। तो वो जो क्या करेगा, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट मोर विल बी सप्लाइड इवन एट सेम प्राइस। तो वो क्या करेगा, अगर प्राइस में चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी प्राइस कांस्टेंट है, तो फिर भी वो सप्लाई को ज़्यादा रखेगा। आगे कहता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब बच्चे वो इनपुट्स, अगर इनपुट के प्राइस राइज करते हैं, कहता है सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। इफ द फैक्टर प्राइसेस डिक्रीजेस, cost of production also reduces. Accordingly, more of the commodity is supplied at existing price. मतलब अगर मार्केट में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइस गिरते हैं तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, उस एग्जिस्टिंग प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी और ज़्यादा कमोडिटी को सेल कर पाएगा। ठीक है। और कन्वर्सली कहता है इफ़ द फैक्टर प्राइस, अगर प्राइजेज इंक्रीज करते हैं तो उस क्वांटिटी पे वो कम सप्लाई कर पाएगा। ठीक है भाई। तो ऐसे प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इफेक्ट करते हैं। आगे कहता है जो टेक्नोलॉजी है वो भी इफेक्ट करती है। अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती है तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो उतनी ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर पाएगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा तो कांस्टेंट प्राइस पे वही सेम चीज़ बच्चे कि वो कमोडिटी को और ज़्यादा सेल कर पाएगा। बिजनेस की एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन है कि उसको डिमांड इंक्रीज करनी है, इन्वेस्टमेंट को राइज करना है, तो वो क्या करेगा, लगातार सप्लाई को वो राइज करता रहेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जो सप्लाई राइजेज इवन एट व्हेन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर कमोडिटी के प्राइस फिर भी कांस्टेंट है तो भी सप्लाई को वो इंक्रीज करता रहेगा और लगातार सप्लाई इंक्रीज होती रहेगी। सेम केस बच्चे इसके अपोजिट में होता है। अगर प्राइजेस कम होंगे, एक्सपेक्टेशन उसकी ऐसी होगी कि वो नहीं ग्रो करना चाहता या फिर कांस्टेंट रहना चाहता है, तो सप्लाई कहीं ना कहीं फिर वो कम होती आ जाएगी। और लास्ट में कहता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। देखो अगर सरकार टैक्सेशन या सब्सिडी, दो सरकार की पॉलिसी है जहाँ पर टैक्सेशन में वो चार्ज करती है गवर्नमेंट, और सब्सिडी में वो क्या करती है बच्चे, उनको सब्सिडाइज रेट पे या फिर प्राइसेस को लो कर देती है। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर टैक्सेशन इंक्रीज होते हैं तो उससे सप्लाई डिक्रीज होगी, और सब्सिडी इंक्रीज होती है बच्चे तो उससे सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है। ये कुछ डिटर्मिनेंट्स है जो एक कमोडिटी की सप्लाई है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे। आगे हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। आप सभी को याद है हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड किया था, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड में रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। जबकि यहाँ पर कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। कि खुद के प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितने ज़्यादा प्राइस होंगे और उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी। जितने कम प्राइस होंगे क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होंगी। ठीक है। कहता है कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स में मतलब वो डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा है, खुद के प्राइस को छोड़ के अदर थिंग्स क्या रह जाएं, कांस्टेंट रह जाएं। ठीक है। और वाइस वर्सा। आओ इसको हम लोग एक शेड्यूल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखो हमारे पास प्राइजेज हैं बच्चे एक्स गुड्स के, एक एक्स गुड्स है उसकी प्राइस है और उसकी यूनिट सोल्ड है हमारे पास। तो अगर प्राइजेज हैं 10, 11, 12 प्राइजेज राइज कर रहे हैं, तो कहता है जैसे जैसे प्राइस राइज कर रहे हैं सप्लाई भी 100, 200, 300 सप्लाई भी राइज कर रही है। रिलेशनशिप कैसा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर प्राइस कम हो रहे हैं, इसी टेबल को उल्टा कर लो, 12, 11, 10, तो सप्लाई भी डिक्रीज कर रही है 300, 200 और 100 पे। मतलब दोनों में रिलेशनशिप कैसा बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है। आगे देखो इसका डायग्राम है हमारे पास लॉ ऑफ सप्लाई का। वही सेम बच्चे हमारा वो राइट टू लेफ्ट बनेगा और अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। पी और क्यू हमारे इनिशियल प्राइजेस हैं और P1 और Q1 हमारे क्या हैं, जो प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। प्राइस इंक्रीज हुए तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और प्राइजेस P1 से डिक्रीज होके P पे पहुंच गए तो क्वांटिटी भी Q1 से डिक्रीज होके Q पे पहुंच गई। ये हमारी ग्राफ बनता है। ठीक है। जो लेफ्ट अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चे। ये शो करता है हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है बच्चे।
आगे हम लोग करते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब कुछ अजम्पशंस हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट होंगी तो ही लॉ ऑफ सप्लाई इम्प्लीमेंट हो पाएगा बच्चे, अगर वो फुलफिल होंगी। अगर ये अजम्पशंस फुलफिल नहीं होंगी तो लॉ ऑफ सप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वो अजम्पशन कौन सी हैं? कहता है, उसने हमें पहले डेफिनेशन आप लोगों को पता है, उन्होंने हमें कहा था कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, कि जो अदर डिटरमिनेंट्स है ना उनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। वो अदर डिटरमिनेंट्स ही यहाँ पर अजम्पशन के तौर पे काम करते हैं कि खुद के कहता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, टेक्निक चेंज नहीं होनी चाहिए, फर्म का गोल चेंज नहीं होना चाहिए, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो बिजनेस के एक्सपेक्टेशंस है उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सब डिटर्मिनेंट्स फुलफिल होते हैं तो ही लॉ ऑफ सप्लाई इम्प्लीमेंट हो पाएगा, वरना लॉ ऑफ सप्लाई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चे, आगे कहता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, एक्सेप्शंस हैं, जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। कारण क्या? एग्रीकल्चरल आउटपुट एज इट इज गवर्न्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए ना बच्चे। अब नेचर के ऊपर तो सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, नेचर कब सपोर्ट, प्राइस राइज कर जाए पर नेचर सपोर्ट ना करे तो सप्लाई कहाँ से इंक्रीज करेंगे? ठीक है, तो जो नेचुरल फैक्टर्स होंगे, जहाँ पर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जहाँ पर नेचर इफेक्ट करेगा तो वहाँ पर हमारे लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी सोशल डिस्टिंक्शन है, कहता है सोशल डिस्टिंक्शन है, कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन विल बी रिमेन लिमिटेड इवन व्हेन देयर प्राइस आर टेंड्स टू राइज, कि कोई गुड्स ऐसी जो सोशल वेलफेयर के लिए है, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए, अगर प्राइस मार्केट में उनके राइज कर जाए तो भी उसकी क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला वहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में कहता है जो पेरिशेबल गुड्स होंगे हमारे पास, के पेरिशेबल गुड्स कौन सी बच्चे? जो कुछ दिन चलती हैं, जैसे आप दुकान से जाते हैं, दूध लेके आते हैं, मक्खन लेके आते हैं, ब्रेड पनीर लेके आते हैं, वो पेरिशेबल गुड्स हैं जिनकी लाइफ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है। तो ऐसी वस्तुओं के अगर प्राइस राइज करते हैं तो उनकी सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो पेरिशेबल है, 1-2 दिन में वो अपने आप खत्म हो जाएंगे या फिर खराब हो जाएंगी। ये कुछ 3 पॉइंट थे जहां पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई इंप्लीमेंट नहीं हो पाता बच्चे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सीखा लॉ ऑफ सप्लाई का पूरा फंक्शन, कि लॉ ऑफ सप्लाई कैसे काम करता है, कैसे उसके स्केड्यूल होता है, कैसे डायग्राम होता है उसका। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी सीखी, कुछ अजम्पशंस भी सीखी। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, और जो हमारा ये वीडियो है उस पर लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। और आपके कोई डाउट या क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट आउट करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।